हमारी सोसाइटी उन लोगों की इज्जत करती है जो कि टिके हुए होते हैं, जो शांति होते हैं, जो सही तौर पे बिल्कुल एक तरह से खोखले होते हैं। सोसाइटी में उन्हीं की इज्जत की जाती है। जो लोग के अपने किसी एक मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं, सोसाइटी को बदलने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सोसाइटी भी कबूल नहीं करती। ये एक हमारा बहुत बड़ा कसूर है। वरना दुनिया के अंदर ये रहा है कि अगर मुनहरिफ दानिश्वरों को या वो दानिश्वर जो हुकूमत के मुखालिफ रहे हैं या जिन्होंने रिवायत पसंदी की मुखालफत की है, ऐसे लोगों को सोसाइटी भी मदद करती है। मसलन जिस ज़माने में शाह ईरान के ख़िलाफ़ एक पूरी तहरीक चल रही थी और उस वक्त जो दानिश्वर शाह ईरान की मुखालफत कर रहे थे या वो प्रोफेसर जिनको उनको मुलाजमतों से निकाल दिया गया था, तो लोग उनके अकाउंट में खुद पैसे जमा करा देते थे। तो सोसाइटी भी ऐसे लोगों की मदद करती है, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी नहीं करती है। तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी एक बेहिसी आ गई है। हमारी सोसाइटी के अंदर भी एक यानी एक वो अंसर पैदा हो गया है कि जो तब्दीली का ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी भी जाहिर है कि बहुत सी हम देखते हैं कि वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सोसाइटी को तब्दील करने के लिए मतलब कि दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ है, एक तो हुआ है इनकलाब के ज़रिए सोसाइटीज़ बदली है। जैसे 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आता है, और ये बड़ा इनकलाब है जो फ्रांस के या पेरिस के अवाम लेकर आते हैं। ये पेरिस के अवाम हैं जो खड़े होते हैं, और इनमें जब मजमा निकलता है तो इसमें इतनी ताकत और क़ुव्वत होती है कि ये मजमा जो है वो उलट के रख देता है। चुनांचे इस मजमे ने उस मशहूर पैखाने को गिरा दिया, पेस्ट्री का किला, जहाँ पर के कुछ कैदी थे, और पूरे मतलब के फ्रांस के अंदर एक इनकलाब की लहर जो है वो दौड़ गई। और उसका नतीजा ये होता है कि वहाँ से बादशाहत ख़त्म हुई, वहाँ से जागीरदाराना निज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ, वहाँ उमरा का तसद्दुद जो है वो ख़त्म हुआ। वहाँ अब तक उमरा के जो अपने खिताबात थे, चूँकि उमरा को खिताबात हिज एक्सीलेंसी या हिज एक्साल्टेड हाईनेस इस तरह से मुखातिब कहा जाता था, फ्रांसीसी इनकलाब ने कहा कि आज से किसी को भी ख़ानदानी बुनियाद के ऊपर फ़ख्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब सारे लोग जो हैं वो शहरी हैं। इसलिए सबको वो शहरी कह के मुखातिब करते थे। यानी सारा उन्होंने वो सारी चीज़ें जो मूरीसी थी, ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ था, जिनका किसी भी लिहाज से मरात याफ्ता तबके से ताल्लुक़ था, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था जिसने न सिर्फ फ्रांस के अंदर तब्दीली लाया, बल्कि इसने पूरे यूरोप को बदल के रख दिया। और दूसरा बहुत बड़ा इनकलाब 1917 का रूस का इनकलाब था। आप देखें रूस के इनकलाब में भी यही हुआ है कि रूस के इनकलाब में भी इन तमाम ख़ानदानी फ़ख्र को, मबाहत को ख़त्म करके अब वहाँ पर सारे कामरेड हो गए, और उन्होंने भी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं पूरा करने का अहद किया। तीसरा इनकलाब जो है वो चाइना का आया, जिसने पूरी चाइना की सोसाइटी को बदला। तो एक तो यह है कि ये इनकलाबात जो हैं देखें, फ्रांस का इनकलाब अवाम लेकर आए, रूस का इनकलाब जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लेके आई, एक मुनज़्ज़म पार्टी थी। चीन का इनकलाब जो है वो भी एक कम्युनिस्ट पार्टी लेके आई जिसने किसानों को मुत्तहिद किया। और एक तरह से मार्क्स ने ये कहा था कि इनकलाब लाने वाले जो हैं वो वर्कर्स होंगे, लेकिन यही बात है कि वक्त के तब्दीली के साथ साथ जो है नज़रियात भी बदल जाते हैं। माओ ने ये साबित किया कि वर्कर्स के ज़रिए ही नहीं बल्कि हम किसानों के ज़रिए भी इनकलाब ला सकते हैं, वो वहाँ इनकलाब लेके आए। और एक तीसरा जो अहम इनकलाब है वो क्यूबा का इनकलाब है, जो कास्ट्रो जो है वो अपने कोई 20,000 साथियों के साथ मतलब इनकलाब लेके आया और वहाँ से उसने आमरीत को ख़त्म किया। तो अब ये है कि क्या हमारे मुल्क में कोई इनकलाब आ सकता है, चूँकि हमारे बहुत से लीडर जो हैं इनकलाब की बातें करते हैं, और अब तो हाल ये हो गया है कि हमारे लीडर हज़रात जो हैं न सिर्फ इनकलाब बल्कि खूनी इनकलाब की बातें भी करते हैं और हबीब जालिब को भी पढ़ते हैं। तो एक तरह से इन्होंने इनकलाब को एक मजाक बना के अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, और एक तरह से हबीब जालिब की शायरी का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तुम्हारी शायरी जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हम जिन ऐवानों में रह रहे हैं, जो ताकत इख्तियार हमारे पास है उसको कोई नहीं छीन सकेगा। तो बात यह है कि इनकलाब लाने के लिए महज नारों की ज़रूरत नहीं होती है, इनकलाब के पीछे
ख़यालात होते हैं, अफ़कार होते हैं, और ये ख़यालात और अफ़कार दानिश पर पैदा करते हैं। जब तक ये नहीं होंगे महज इनकलाब जो है नारों के ज़रिए से नहीं आएगा। तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब की भी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा मतलब कि हमारे सामने सिलसिला है कि शायद जमहूरियत के ज़रिए से इस मुल्क में इनकलाब आ जाए, लेकिन आप देखें जमहूरियत के ज़रिए कैसे इनकलाब आएगा। हमारी दो जो मशहूर पार्टियां हैं, आप देखें कि उन पार्टियों पे ख़ानदानों का कब्ज़ा है, और ये ख़ानदान जो हैं कोशिश ये करते हैं कि पार्टी के अंदर उन्हीं को अपने नुमाइंदा बनाएं या इलेक्शंस के अंदर खड़ा करें, जिसको कहते हैं कि जो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं, विनिंग कैंडिडेट्स। और जीतने वाले उम्मीदवार हमारे यहाँ जागीरदार होते हैं या ट्राइबल लीडर्स होते हैं। इलेक्शंस होते, इनका किसी नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये मतलब अपने मफादात को देखते हैं, कभी एक पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। इनके लिए नज़रिए की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हर पार्टी इस बात की कोशिश करती है कि जीतने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। वो ये नहीं देखते कि अवाम, उन लोगों को शामिल किया जाए कि जो अवाम के नुमाइंदे बन सकें, उन लोगों को शामिल किया जाए जो बुनियादी तब्दीली ला सकें, ये नहीं देखते। इसलिए आप देखें कि इलेक्शंस अगर हुए भी तो यही लोग जीतेंगे, इसके अलावा हमें और कोई सूरत नज़र नहीं आती। यही लोग जीतेंगे, और इसीलिए इन लोगों को अवाम के इन डिमॉन्स्ट्रेशन से, इन मज़ाहिरों से और इन स्ट्राइकों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें पता है कि ये अवाम मजबूर हैं हमें वोट देने के लिए। ये अवाम जो है इनके सामने और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, इनको तो हमें वोट देना ही है। इसलिए आप लाख मज़ाहिरे कर लें, लाख डिमॉन्स्ट्रेशन कर लें, लाख तोड़ फोड़ कर लें, लाख कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जब तक कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी कि जो पार्टी अवाम के नुमाइंदों को मुंतखब करे और अवाम के पास जाए, उस वक्त तक लोगों के सामने भी कोई इंतखाब नहीं है। यही लोग हैं, इन्हीं को वोट देंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक तीसरा भी मतलब कि तीसरा भी इंतखाब है, या हम कहते हैं तीसरी भी चॉइस है। वो तीसरी चॉइस जो है वो ये है कि हमें निचली सतह से काम करने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं कि निचली सतह से काम किया जाए, यानी नौजवानों में किया जाए, औरतों के अंदर किया जाए, मज़दूरों में, किसानों में किया जाए, तालिब इल्मों में किया जाए, तो फिर हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो मतलब कि इन लोगों के अंदर एक सियासी शऊर को बेदार करे, आगाही को बेदार करे। और ये काम जो है वो तहरीरों के साथ भी हो, तकरीरों के साथ भी हो, लोगों की ट्रेनिंग भी हो। ये एक बहुत सुस्त और आहिस्ता प्रोग्राम है। इससे तब्दीली बहुत जल्दी नहीं आएगी, इसमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन यह है कि ये तब्दीली चूँकि हम नीचे से लाने की कोशिश करेंगे, अगर हमने कोई कोशिश की, तो ये एक ऐसी मस्बत तब्दीली होगी जो आगे चलकर इन सियासी पार्टियों को भी मजबूर करेगी कि वो अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करें, मजबूर करेगी। लेकिन अगर हमने इसको शुरू नहीं किया, इस अमल को, तो फिर उसी तरह से हम इनके ताबे रहेंगे, इनके ग़ुलाम बने रहेंगे, हमारे अपने कोई इंतखाब नहीं होगा। और दूसरा ये है कि हमारे अब तक बहुत से नौजवान जो हैं वो ये सोचते थे कि अब ये मुल्क बहुत ख़राब हो चुका है, इसमें बहुत करप्शन है, इसमें कोई इस्लाह की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा बेहतर यह है कि इस मुल्क से कोई डिग्री ली जाए और इस मुल्क को छोड़ के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं यूरोप के मुल्क में चला जाया जाए। क्योंकि बात यह है कि आप किसी बने बनाए मुल्क में जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कनाडा में चले जाइए, वहाँ आपको कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, आप सोचते हैं कि आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आपको इसी मुल्क में रहना है तो फिर यह है कि आपको इस मुल्क को नए सिरे से सुधारना पड़ेगा, इस मुल्क की नए सिरे से इस्लाह करना पड़ेगी। और एक बात लिहाजा अच्छी हुई है जो हमारी इस हुकूमत ने की है, वह हुकूमत ने ये की है कि जब से इन्होंने दहशतगर्दी और तशद्दुद को अपनाया है, उसके बाद से अब हमारे लिए दुनिया के मुल्कों के दरवाज़े बंद हो गए। लिहाजा अब हमारा मुक़द्दर जो है वो ये है कि हमें इसी मुल्क में रहकर इसी मुल्क को दुरुस्त करना है, इसी मुल्क की इस्लाह करना है। और बहुत से आप में से वो लोग हैं जो शायद ये सोचते हों कि भाई इस मुल्क को आप अगर छोड़ के चले भी गए तब भी आपकी शनाख्त जो है यही मुल्क रहेगा। लिहाजा इसी मुल्क में रहते हुए इसी मुल्क को इस्लाह की और उसकी ज़रूरत है। और इसीलिए
जो मेरा ताल्लुक़ राइज़ फॉर पाकिस्तान से हुआ, इसमें मैंने ये देखा कि ये वो मतलब कि ग्रुप है कि जो एक तो बाहर के फंडिंग का पर इन्हिसार नहीं करते, इनका इन्हिसार जो है वह आप ही लोगों के ऊपर है। क्योंकि अगर आप ही लोग उसका साथ देंगे तो ये अमल जो है वो आगे बढ़ेगा, ये तहरीक आगे बढ़ेगी और उसी के बाद कोई तब्दीली आ सकेगी। इसी वजह से जब भी इन्होंने मुझसे कहा, मैं बहुत खुशी के साथ इनकी मतलब कि हर तकरीब के अंदर शरीक हुआ और अभी भी मैं पूरा मतलब कि इनका साथ देने को तैयार हूँ। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग भी मतलब कि इस तहरीक को, इस ग्रुप को कामयाब बनाने के लिए इसका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया।